हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आनुवंशिकी क्या है और आनुवंशिकी से संबंधित डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि टर्मिनोलॉजीज क्या हैं जो आनुवंशिकी चैप्टर में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर, या जिसको कहते हैं हम लक्षण। किसी जीव के स्पष्ट आकार की एवं कार्य की जो गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। जैसे प्लांट हाइट, सीड कलर, स्किन कलर, आई कलर। किसी प्लांट की जो हाइट है वो उसका एक करेक्टर है, उसका एक लक्षण है। वैसे ही सीड का रंग है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि वो क्या हो सकता है, हरा हो सकता है या पीला हो सकता है। स्किन के कलर भी हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आई के कलर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या जिसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि विपर्यासी लक्षण या विपर्यासी विशेषक क्या होते हैं। प्रत्येक लक्षण में दिखाई देने वाले विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? विपर्यासी विशेषक कहलाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था लक्षण, क्या था लक्षण? प्लांट की हाइट थी। उस प्लांट की हाइट में दो क्या हो सकते हैं? विपर्यासी विभिन्न रूप हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लंबापन हो सकता है और बोनापन हो सकता है। ठीक है, सीड की जो शेप है वो कैसी हो सकती है? गोल हो सकती है या झुर्रीदार हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कारक। कारक फैक्टर वंशागति की इकाई जो किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए तथा उसकी वंशागति के लिए जिम्मेदार होती है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आजकल हम कारक को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन शब्द किसने दिया? जोहनसन ने जीन शब्द 1909 में दिया था। इसी कारक को मेंडल ने क्या कहा था? एलिमेंट कहा था। कारकों को दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग मोर्गन ने किया था। ठीक है, प्रभावी कारक को बड़े अक्षर से तथा अप्रभावी कारक को छोटे अक्षर से, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है। ठीक है, जैसे प्लांट हाइट के लिए ए जीन है और सीड कलर के लिए बी जीन है। ऐसा नहीं होता कि दोनों ए और बी कभी प्लांट हाइट के लिए कर रही है और कभी सीड कलर के लिए कर रही है। प्रत्येक लक्षण के लिए हमेशा एक ही जीन उत्तरदायी होती है। ठीक है, मेंडल के अनुसार जीन क्या होते हैं? गणितीय पदार्थ होते हैं। एक द्विगुणित डिप्लॉइड जीव में प्रत्येक लक्षण की जीन की दो प्रतियां या दो कॉपीज उपस्थित होती हैं, जिनमें से एक प्रति या एक कॉपी माता से और एक कॉपी कहां से आती है? पिता से प्राप्त होती है। ये दोनों प्रतियां समजात गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर उपस्थित होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? होमोलोगस साइट या जीन लोकस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इस जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि होमोलोगस, ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इनके ऊपर यहाँ भी ए जीन है और इस वाले क्रोमोसोम पर भी एक सेम ए जीन ही है। ठीक है, यहाँ बी है, यहाँ स्मॉल बी है। ये अभी हम देखेंगे कि कैपिटल और स्मॉल का क्या चक्कर है, तो आगे स्लाइड में हमें समझ में आएगा। लेकिन ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और जो साइट है ये एक ही स्थान पर अगर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस साइट या जीन लोकस कहते हैं। एलील क्या होती है या युग्म विकल्पी क्या है? किसी जीन के एकांतरित रूपों को जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं एलील कहलाते हैं। जैसे अभी हमने देखा पौधे की ऊंचाई के लिए एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकते हैं। जैसे क्रोमोसोम पे देखें यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ बीच वाले में देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, एलील हमेशा एक जीव के अंदर हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे। क्यों? अभी हमने देखा था एक कहां से आएगा? माता से, और एक कहां से आएगा? पिता से आएगा। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है? किसी जीव का आनुवांशिक संगठन तथा उसमें उपस्थित एलील्स का संयोग क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है।
या जीन प्ररूप कहलाता है। ठीक है, प्लांट हाइट के लिए एलील क्या आते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे फिनोटाइप जब ये पढ़ेंगे हम, जैसे लंबापन हो सकता है और बोनापन हो सकता है। ठीक है, तो लंबापन के लिए जो जीनोटाइप हो सकता है वो क्या हो सकता है, ठीक है, आनुवांशिक संगठन क्या है उसका, कि एक कैपिटल टी है और दूसरा भी कैपिटल टी है, या एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ठीक है, बोन्यपन के लिए क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है। ठीक है, नेक्स्ट फिनोटाइप। ठीक है, लक्षण प्ररूप, किसी जीव के बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप का निर्धारण हमेशा जीनोटाइप द्वारा किया जाता है। ये हमें अंडरलाइन रखनी है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी बार पूछी जाती है। जैसे हम देखते हैं कैपिटल आर, ये कौन से फिनोटाइप को डिनोट करेगा, राउंड मतलब गोल बीजों को डिनोट करेगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी गोल बीजों को करेगा। ये कैसे करेगा, अभी हम मेंडल की जब नियम पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। स्मॉल आर और स्मॉल आर ये किसको डिनोट करेगा, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, ठीक है, बीजों को। कैपिटल टी लंबे पौधों को, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधों को, और स्मॉल टी बौने पौधों को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट यहां हम देखेंगे समयुग्मजीय होमोजाइगस। द्विगुणित जीव में दो एलील होते हैं। यदि दोनों एलील समान प्रकार के होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहलाते हैं वो जीव। ठीक है, जैसे समान है मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों क्या है, दोनों एलील समान है। स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों समान है। कैपिटल आर और कैपिटल आर क्या है, समान है। और स्मॉल आर क्या है, समान है। मतलब दोनों एलील क्या हैं, समान प्रकार के हों तो उन्हें क्या कहते हैं, समयुग्मजी जीव कहते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि द्विगुणित जीव क्या होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर ऐसे जीव जिनके अंदर क्या हो, कोई भी जीन या कोई भी एलील जोड़े के रूप में उपस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, द्विगुणित जीव कहते हैं। ठीक है, समयुग्मजी हेटेरोजाइगस। ठीक है, द्विगुणित जीव में दो एलील उपस्थित होते हैं, ये हमने देखा। यदि दोनों एलील क्या हो, अलग अलग प्रकार के हों तो वो क्या कहलाते हैं, समयुग्मजी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रभावी कारक क्या होता है। ठीक है, प्रभावी कारक क्या है, ऐसे युग्म विकल्पी जो एक वैकल्पिक युग्म विकल्पी की उपस्थिति में भी खुद के लक्षणों को प्रकट करने में क्या होता है, सक्षम होता है, प्रभावी युग्म विकल्पी कहलाता है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी समयुग्मजी होने पर भी केवल लंबे पौधे ही यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो प्रभावी है किसके ऊपर, स्मॉल टी पर। ठीक है, तो स्मॉल टी के जो लक्षण है उनको प्रकट होने नहीं देता है। अप्रभावी कारक रिसेसिव फैक्टर, ऐसे युग्म विकल्पी जो लक्षण प्ररूप के अभिव्यक्ति एक अन्य समान युग्म विकल्पी की उपस्थिति में ही प्रदर्शित करते हों उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल टी होगा तो ही क्या होगा, बोनेपन को प्रकट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में। रेसिप्रोकल क्रॉस, ये क्या होता है, व्युत्क्रम क्रॉस। इस प्रकार के क्रॉस में किसी पादप को एक बार नर के रूप में यूज करते हैं और एक बार मादा के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और दोनों ही अगर हम यूज करते हैं दोनों ही सिचुएशन में समान परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः ये क्रॉस क्या दर्शाता है, संतति के निर्माण में नर व मादा की भूमिका क्या होती है, बराबर होती है। ये काफी बार पूछा जाता है हमें कि रेसिप्रोकल क्रॉस से हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, तो समान परिणाम प्राप्त होते हैं। और ये क्यों किया जाता है, क्या हमें पता करना होता है किस नर व मादा की भूमिका बराबर होती है या नहीं होती है, ये किससे पता चलता है, तो ये हमें किससे पता चलता है, रेसिप्रोकल क्रॉस से पता चलता है। अब हम देखते हैं F1BD या F1 जनरेशन क्या होती है। ये टर्म किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। F1 मींस फर्स्ट फीलियल जनरेशन। आ रही बात समझ में, फर्स्ट प्रथम
फीलियल, फीलियल होता है हमेशा संतति के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट F1 लिख दिया इसका, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो अब ये जनक कौन से हैं, लंबे और बौने पौधे के बीच में हमने क्या किया, क्रॉस करवाया, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे इनके युग्मक, युग्मक कैपिटल टी, इन दोनों के युग्मक, दोनों एलिस क्या हो जाएंगे, युग्मक बनते समय, युग्मक हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अगुणित मतलब एक ही सेट में एक ही एलील जा पाएगा, आ रही बात समझ में। तो कैपिटल टी इधर चला गया और ये कैपिटल टी इधर चला गया, दोनों अलग अलग युग्मक बन गए। स्मॉल टी, ठीक है, इसमें युग्मक बनना है स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब ये दोनों युग्मक मिलेंगे, ठीक है, ठीक, तो क्या बनेगा, F1 जनरेशन बनेगी, ठीक है। अब देखो जब नया पीढ़ी बनेगी तो वापस क्या हो जाएंगे, ये एक यहाँ से आएगा, एक पिता से और एक माता से, ठीक, तो वापस क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। तो यहाँ बने कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये कैसे होते हैं, हमेशा लंबे होते हैं। ये जो पौधे होंगे इन्हें क्या कहते हैं हम, F1 जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी के अगर जो पौधे प्राप्त होंगे उनको क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखते हैं F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन। F1 पीढ़ी के स्वपरागण से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। स्वपरागण होता है एक ही पौधे के जो परागकण है उसी, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के, ठीक है, स्त्री केसर पे अगर जाकर गिरते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे F2 पीढ़ी क्या है। देखो पहले हमने लंबे पौधे लिए, बौने पौधे लिए, इन दोनों में क्रॉस कराया तो हमें सारे पौधे जो हैं F1 पीढ़ी में क्या मिले, लंबे पौधे मिले। इन्हीं के अंदर हमने क्या कराया, स्वपरागण करवाया। स्वपरागण करवाया तो क्या मिला हमें, सारे पौधे, 3 पौधे हमें क्या मिलेंगे बेटा, लंबे मिलेंगे और एक पौधा बोना मिलेगा। ये जो पौधे मिले हैं हमें F1 पीढ़ी के स्वपरागण से, उससे क्या कहते हैं अपन, F2 पीढ़ी कहते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, एक संकर संकरण, ठीक है, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कितने जोड़ी है, एक जोड़ी। आ रही है बात समझ में। द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ऐसा संकरण जिसमें 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है, ठीक है। मोनो नाम रखा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे। और द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस क्यों रखा है कि यहाँ पे 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का, लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा रहा है। अगर हम बोलें कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तो यहाँ वहां पे कितना होगा, 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाएगा। पुनेट स्क्वायर मेथड क्या होता है, ठीक है, पुनेट स्क्वायर हम पढ़ते हैं। तो पुनेट की जो 4 खानेदार वर्ग की विधि है वो क्या है, ये हिंदी काफी टिपिकल हो जाती है, लेकिन हमें याद रखना है पुनेट स्क्वायर मेथड क्या है। चेकर बोर्ड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो चेकर बोर्ड सबसे पहले किसने बताया था, पुनेट ने, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, आरसी पुनेट द्वारा बताया गया, और उनके नाम के कारण ही इसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। यह जांच बोर्ड एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, ठीक है, जो समचतुर्भुजों या चौखानों में विभाजित होता है, और इसमें क्या रखा जाता है, जहां युग्मकों के सभी संभव प्रकार दर्शाए जाते हैं। क्षैतिज पक्ष में हम क्या रखते हैं, नर रखते हैं, और मादा जो रखते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम में दर्शाई जाती हैं। ये तेजी से समेकित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप प्राप्त किए जा सकते हैं। हमें इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि पुनेट स्क्वायर किसने दिया था, आरसी पुनेट ने दिया था। और हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें काफी जल्दी हम क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। बाकी हम ये मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या, सिर्फ पुनेट स्क्वायर क्या है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे युग्मक रखे हुए हैं, ठीक है, इधर मादा के और इधर
नर के। ठीक है, यहाँ पे हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। चलिए, अभी हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। तो अब पिछले वीडियो और इसी वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा है उसका थोड़े क्वेश्चंस करके देखते हैं, कौन कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है देखते देखें। सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आनुवंशिकी किससे संबंधित है। ठीक है, विविधताओं से, विकास से, वंशागति से, या एक और दो। चलिए, यहाँ पे आंसर है फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सेकंड जो नंबरिंग है वो भी आपको अच्छे से देखनी है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? विविधता और वंशागति के संबंधित है। ठीक है, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था, बताइए। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? आनुवंशिक शब्द किसने दिया था? बैटसन ने। नेक्स्ट, सन 1900 में वर्ष आनुवंशिकी विज्ञान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीन की पुनर्खोज हुई थी। क्या सहलग्नता सिद्धांत दिया गया था, मेंडलिज्म की पुनः खोज की गई थी, या वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत दिए गए थे? बताइए कौन सा इसके अंदर सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? मेंडलिज्म की पुनः खोज हुई थी। किस किसने की थी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन से 3 वैज्ञानिक थे जो पुनः खोज के लिए जाने जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को जिसमें आनुवंशिक विशेषक की जोड़ी के दोनों कारक एक समान होते हैं क्या कहा जाता है? या हम कह सकते हैं कि एक जीव जिसके अंदर आनुवंशिक विशेषक की जोड़ी, ठीक है, के दोनों कारक क्या हैं, समान हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? याद करिए, ये तो आज ही पढ़ाया हुआ है। अगर समान है तो समयुग्मजी होगा या विषम युग्मजी होगा। हमने विषम रूपी और समरूपी जैसी चीजें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? समयुग्मजी होगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कौन से लक्षणों का चयन नहीं किया था? देखिए, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। पौधे का रंग हमने लिया था क्या कभी? हमने पौधे की लंबाई ली है, फली की आकृति ली है और फली का रंग भी देखा था। पौधे का रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पंकज अकेडमी को। और आप इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस, क्विज और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल मैडमोज नीच नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपके कुछ सुझाव आए थे, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमने उनको ऐड किया है इस वीडियो में। अगर आपको कुछ सुझाव देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।